Hello everyone, welcome to PA Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है एंड कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए कौन सी अप्रोचेस हैं, थ्योरीज हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ द मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स यूज्ड बाय अ फर्म। एक फर्म जो यूज़ करती है लॉन्ग टर्म के लिए, जो सोर्सेज यूज़ करती है, उनसे मिलकर क्या बनता है? कैपिटल स्ट्रक्चर। मींस कैपिटल के लिए एक फर्म जो सोर्सेज यूज़ करती है उनसे मिलके बनता है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या आ सकता है? डेट आ सकते हैं, मींस डिबेंचर आ सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आती हैं एंड शेयर होल्डर फंड मींस इक्विटी शेयर्स आते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होते हैं। सो अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेट एंड इक्विटी दैट मेक्स अप द फाइनेंसेस ऑफ अ कंपनी, मेनली कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो मेनली डेट एंड इक्विटी को इसमें लिया जाता है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल वो क्या कहलाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर। द फर्म में यूज़ ओनली इक्विटी। एक फर्म जो है सिर्फ इक्विटी यूज़ कर सकती है या फिर क्या कर सकती है? सिर्फ डिबेंचर्स इशू कर सकती है, डेट कैपिटल यूज़ कर सकती हैं, या फिर वो दोनों को यूज़ कर सकती हैं, डेट एंड इक्विटी का कॉम्बिनेशन, या फिर डेट इक्विटी प्रेफरेंस शेयर, इन तीनों को मिला करके इनका कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकती है। सो ये था कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। अब डिस्कस करेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए कौन सी थ्योरीज हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि नेट इनकम अप्रोच किसने दी थी एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, क्या फॉर्म ये रेलिवेंट है, इररेलिवेंट है, और इनके फॉर्मूले मैचिंग में पूछे जाते हैं। सो आज इनके बारे में डिस्कस करते हैं। नेट इनकम अप्रोच, अब ये किसने दी थी? डेविड ड्यूरन ने दी थी नेट इनकम अप्रोच। अब ये अप्रोच का क्या मानना था कि ये इफेक्ट करती है वैल्यू ऑफ फर्म को। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलिवेंट फॉर द वैल्यू ऑफ द फर्म। अब यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि जो आप लॉन्ग टर्म के लिए सोर्सेज यूज़ कर रहे हो और ये फर्म की वैल्यू को कैसे इफेक्ट करेगी, इस थ्योरी का मानना था। देखिए, अगर आप डेट कैपिटल को ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो आपकी फर्म की वैल्यू को इफेक्ट करेगी, ये रेलिवेंट मानती है। और चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर विल हैव द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करते हो तो डेफिनेटली वो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को चेंज करेगा। मीन्स अगर हम डेट का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लीवरेज को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारी फर्म की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ये नेट इनकम अप्रोच का मानना था। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच अ हाई डेट कंटेंट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स फाइनेंशियल लीवरेज। अब फाइनेंशियल लीवरेज का क्या मतलब है? जिसमें आप क्या कर रही हो, जो रिस्की जो सोर्सेज हैं उसको आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, मीन्स जो डिबेंचर हैं उसको आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, क्योंकि उस पर एक फ़िक्स्ड रेट है जो आपको पे करनी पड़ेगी। तो जिसमें आप डेट का ज़्यादा यूज़ करते हो वो क्या किस में आता है? फाइनेंशियल लीवरेज में। एंड ऑपरेटिंग लीवरेज होती है इसके अलावा एक, जिसमें क्या होता है, उसमें आप इक्विटी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, डेट का कम यूज़ कर रहे हो। अगर हम इस अप्रोच के अकॉर्डिंग देखें तो जिसमें डेट को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है उसको हम क्या मानते हैं? फाइनेंशियल लीवरेज। अब फाइनेंशियल लीवरेज का रिजल्ट क्या होगा? डिक्लाइन इन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म एंड इंक्रीज वैल्यू ऑफ फर्म। अगर एक फर्म डेट का ज़्यादा यूज़ करती है तो उससे क्या होगा? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी एंड वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ये नेट इनकम अप्रोच का मानना है। According to net income approach, change in the financial leverage of a firm will lead to corresponding change in weighted average cost of capital. अब weighted average cost of capital क्या है? मीन्स आप जितने भी सोर्सेज यूज़ कर रहे हो तो ओवरऑल उनकी कॉस्ट क्या आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इस नेट इनकम अप्रोच का मानना है कि जब आप फाइनेंशियल लीवरेज को यूज़ करते हो, डेट का यूज़ करते हो, तो आपकी जो फर्म की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी। सो नेट इनकम अप्रोच सजेस्ट दैट विद द इंक्रीज इन लीवरेज प्रपोर्शन ऑफ डेट WACC मीन्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी और आपके फर्म की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड इफ़ देयर इज़ अ डिक्रीज, अगर आप क्या करते हो? डेट का कम यूज़ करते हो, इक्विटी का ज़्यादा यूज़ करते हो, तब क्या होगा? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी आपकी एंड फर्म की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला पुट करते हैं? अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो डेट कैपिटल का
तो आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाएगी और फर्म की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब वैल्यू ऑफ फर्म को कैसे कैलकुलेट करोगे? अर्निंग डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब अर्निंग क्या है? जितना भी एक फर्म जो है अर्न कर रही है उसको आप किससे डिवाइड करोगे? जो आपने कैपिटल जिन भी सोर्सेज से ली है उसकी ओवरऑल कॉस्ट आप पर क्या रही है उससे आप डिवाइड करोगे। तो क्या निकलेगा? वैल्यू ऑफ फर्म। अर्निंग क्या किस में आएगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बीइंग कांस्टेंट एंड WACC इज रिड्यूस्ड, द वैल्यू ऑफ फर्म विल ऑलवेज इंक्रीज। अब यहाँ पे इस अप्रोच का मानना है कि आप फाइनेंशियल लीवरेज को यूज़ कर रहे हो, मींस आप डेट का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो गई है और रिड्यूस होने से आपकी जो फर्म की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है। ये नेट इनकम अप्रोच का मानना था। सो नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है? अ फर्म विल हैव मैक्सिमम वैल्यू एट अ पॉइंट वेयर WACC इज़ मिनिमम। जहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी वहाँ पे फर्म की वैल्यू हाई होगी। व्हेन द फर्म इज़ ऑलमोस्ट डेट फाइनेंस। और ऐसा कब होगा? जब कोई फर्म डेट से ज़्यादा फाइनेंस होती है बजाय किसके? इक्विटी के। इसके लिए अजम्पशन जो है एग्जाम में पूछी जाती है, फॉर्मूला पूछा जाता है एंड मेनली किसने ये अप्रोच दी थी ये पूछा जाता है। अजम्पशन डिस्कस कर लेते हैं। ओनली 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। जो नेट इनकम अप्रोच है उसका मानना ये था कि वहाँ पर सिर्फ क्या है? 2 ही सोर्स हैं फाइनेंस के कैपिटल के लिए। वो क्या है? डेट है एंड इक्विटी है। एंड सेकेंड क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिंग फुल प्रॉफिट, नो रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग का क्या मतलब है? देखिए, जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, जो एक बिजनेस पैसा कमा रहा है उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो डिविडेंड के फॉर्म में दिया जाता है। लेकिन अब देखिए कि डिविडेंड अगर मान लीजिए आपने दे दिया है और उसके बाद जो प्रॉफिट बचते हैं उसको क्या कर लिया जाता है? रिटेन कर लिया जाता है ताकि उसको फ्यूचर में इन्वेस्ट किया जाए, या डिविडेंड ना दे करके रिटेन अर्निंग की फॉर्म में रख लिया जाए और उसको आगे इन्वेस्ट किया जाए। वो किस में आता है? रिटेन अर्निंग में। लेकिन जो नेट इनकम अप्रोच है वो ये मानती है कि जो सारा प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब चाहे वो आपने डेट का ज़्यादा यूज़ किया है तो आप उस पर इंटरेस्ट पे करोगे एंड शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है। यहाँ पे बात की जा रही है कि वहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप की रिटेन अर्निंग नहीं है, री इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, सारा जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देयर इज़ नो फ्लोटेशन कॉस्ट, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, नो कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्सेशन, कैपिटल मार्केट इज़ परफेक्ट, द इंक्रीज इन डैट विल नॉट अफेक्ट द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द इन्वेस्टर। मेन पॉइंट ये है कि इस अप्रोच का मानना था कि अगर आप डेट को ज़्यादा यूज़ करते हो तो जो इन्वेस्टर हैं उनकी परसेप्शन सेम रहेगी फर्म के लिए। मींस वो ये नहीं मानेंगे कि जो फर्म है वो ज़्यादा रिस्क में जा रही है, ज़्यादा लॉस में है, तभी वो डेट फाइनेंस कर रही है। तो इसका मानना ये था, इस अप्रोच का मानना था कि अगर आप डेट जितना मर्जी ले रहे हो, कितना भी आप डेट इंक्रीज़ कर रहे हो, लेकिन जो इन्वेस्टर हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल सेम रहेगा, उनकी परसेप्शन जो है वो सेम रहेगी, इफेक्ट नहीं करेगी। नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ द फर्म, नो चेंज इन टोटल एसेट्स। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कोई चेंज नहीं हो रहा है और ना ही टोटल एसेट में कोई चेंज हो रहा है। एडिशनल अजम्पशन देखें तो अ कॉन्टीन्यूअस इंक्रीज इन डेट डज नॉट, वही बात है कि जो इन्वेस्टर हैं उनकी परसेप्शन चेंज नहीं होगी चाहे फर्म जितना मर्जी डेट को इंक्रीज़ कर ले। एंड यहाँ पे एक बात और बोली गई है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो लेस रहेगी, वो कम रहेगी, किससे? इक्विटी से। एंड कहीं ना कहीं ये सच में ये माना जाता है कि जो डेट होता है, डेट का सोर्स वो चीपर होता है बजाय किसके? इक्विटी के। डेट को सस्ता माना जाता है इक्विटी से। एंड कॉर्पोरेट इनकम टैक्स डू नॉट एग्जिस्ट, ये इसकी अजम्पशन है नेट इनकम अप्रोच की। अब नेट इनकम अप्रोच के लिए ये था नेट इनकम अप्रोच। अब नेक्स्ट है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अब इसके लिए एक याद रखने के लिए आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जैसे NE है यहाँ पे एंड इनकम अप्रोच है तो आप यहाँ पे NE को याद करके नो एंड T खुद से लगा सकते हो कि ये इफेक्ट नहीं करेगी फर्म की वैल्यू को, ये इरेलीवेंट है। तो नोट आप याद कर सकते हो कि जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, नोट यानी कि वो अफेक्ट नहीं करेगी। NOI अप्रोच क्या कहती है? ये बिल्कुल ऑपोजिट है नेट इनकम अप्रोच के, जो जस्ट अभी हमने पढ़ी है। नेट इनकम अप्रोच वो क्या मानती थी कि फर्म की वैल्यू को वो इफेक्ट करेगी, डेट आपके लिए सस्ता है, डेट आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे फर्म की वैल्यू आपकी इंक्रीज़ होगी। लेकिन अब जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है वो मानती है कि जो नेट इनकम अप्रोच है ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है।
अब ऑपोजिट कैसे है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इनके लिए इरेलीवेंट है, मीन्स आप कैपिटल स्ट्रक्चर में जो भी चेंज करोगे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो फर्म की वैल्यू है वो उससे अफेक्ट नहीं होगी। ये मानना था नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का। अब नेक्स्ट है द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिमेन कॉन्स्टेंट इन स्पाइट ऑफ लीवरेज। आप चाहे फाइनेंशियल लीवरेज यूज़ करो या आप चाहे ऑपरेटिंग लीवरेज यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहेगी। लेकिन जो नेट इनकम अप्रोच है उसका मानना था अगर आप फाइनेंशियल लीवरेज का यूज करते हो तो क्या होगा कि जो आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मींस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो डिक्रीज हो जाएगी एंड फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इफ़ यू रेज डेट, अगर आप डेट को इंक्रीज करते हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल इंक्रीज। अब इसके पीछे इन्होंने क्या रीज़न दिया है कि अगर आप डेट ज़्यादा लेते हो, अगर एक फर्म डेट को इंक्रीज करती है तो इक्विटी की जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ होगी। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो शेयर होल्डर हैं वो भी डिविडेंड की डिमांड करने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिर शेयर्स की जो इक्विटी है उनकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो दस देयर इज़ नो एडवांटेजेस ऑफ रेजिंग डेट। तो इस अप्रोच का मानना है कि अगर आप डेट को रेज भी करोगे तो भी कोई बेनिफिट नहीं है फर्म को, उससे भी क्या होगा कि जो कॉस्ट है आपकी, जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सेम ही रहेगी, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, ये बिल्कुल इररेलेवेंट है वैल्यू ऑफ फर्म के लिए। अब इसके अजम्पशन देख लेते हैं। WACC इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। अब इन्होंने माना है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी, लेकिन जो नेट इनकम अप्रोच थी उसका मानना था कि अगर आप डेट फाइनेंस करोगे, आप फाइनेंशियल लीवरेज को यूज़ करोगे तो आपकी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाएगी और फर्म की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं हम नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की। अब ये कहती है कि यहाँ पे आप जितना मर्जी किसी में भी फाइनेंशियल लीवरेज रखो या ऑपरेटिंग लीवरेज रखो, जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और ये किस पे डिपेंड करती है, बिजनेस रिस्क पर डिपेंड करती है। वैल्यू ऑफ द फर्म इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ डेट इज़ कांस्टेंट। अब इन्होंने ये बात तो सेम ही मानी है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कांस्टेंट है। एंड कॉरपोरेट इनकम टैक्स डू नॉट एग्जिस्ट, ये भी बिल्कुल सेम है कि कॉरपोरेट इनकम टैक्स वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। द यूज़ ऑफ हायर डेट इन द CS मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ शेयर होल्डर। अब यहाँ पे एक अजम्पशन इन्होंने नहीं मानी है कि अगर आप ज़्यादा डेट का यूज़ करोगे तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्रीज़ करेगा रिस्क, किसके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। शेयर होल्डर का रिस्क कैसे इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अब वो भी डिमांड करेंगे अपने डिविडेंड की, वो देखेंगे कि डेट ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। सो इंक्रीज इन शेयर होल्डर रिस्क कॉजेज द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट टू इंक्रीज हायर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर आप इक्विटी का ज़्यादा यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं जो आपके शेयर होल्डर हैं वो भी ज़्यादा डिमांड करेंगे। अब इसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं NOI अप्रोच का। नोट, इसको याद रख सकते हैं, नोट नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। एंड इसका फॉर्मूला क्या कहता है, वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे कैलकुलेट होगी। वहाँ पर आपने क्या किया था, जो भी आपको अर्निंग हो रही थी आपने उसको डिवाइड कर दिया था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वी कैन से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है। वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे कैलकुलेट होगी, EBIT क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय KO, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है उससे आप डिवाइड करोगे एंड मल्टीप्लाई करोगे 100 से। एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलती है, V माइनस बी। V क्या है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ फर्म। आपने ऊपर कैलकुलेट की वैल्यू ऑफ फर्म EBIT डिवाइडेड बाय KO इंटू 100 से। एंड B क्या होता है, वैल्यू ऑफ डेट। सो इसको माइनस करोगे तो क्या निकलेगी, मार्केट वैल्यू निकलेगी इक्विटी की। सो ये था नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। एक बार इनके बारे में फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो नेट इनकम अप्रोच है वो ये मानती है कि जो फर्म की अगर आप डेट ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपके फर्म की वैल्यू इफेक्ट होगी और फर्म की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी। एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच मानती है कि अगर आप डेट का ज़्यादा यूज़ करते हो, कम यूज़ करते हो, उसका फर्म पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो सेम रहेगी। सो यही डिफरेंस है दोनों में। NI मानती है कि इफेक्ट करेगी एंड OI मानती है कि ये बिल्कुल इररेलेवेंट है, ये वैल्यू ऑफ फर्म को इफेक्ट नहीं करेगी। सो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।